नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक का 3 पार्ट ख़त्म हो चुका है, जिसमें से 40 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं और आज के दिन हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो जो 41 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। तो जैसा मैंने बताया है कि न्यूमेरिकल को हम लोग एक PDF में करके सारे न्यूमेरिकल जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के एक PDF में कर दूंगा और उसी दिन सब बता दूंगा जितने भी न्यूमेरिकल है इसमें। तो 41 हम लोग स्किप करते हैं, ये न्यूमेरिकल है, इजी ही न्यूमेरिकल है। और 42 ये भी न्यूमेरिकल है। तो आते हैं 43। 43 कह रहा है कि द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कैपिटल J इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो आप लोग आंसर यहाँ दे सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि कार्य करने से उत्पन्न उष्मा की मात्रा Q है, अगर कार्य W किया जा रहा है और उससे उत्पन्न उष्मा Q है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट J इक्वल टू W/Q, और यहाँ से वर्क बराबर J इंटू Q आ जाता है। और J का मान जो होता है वो हमारा होता है 4186 जूल पर किलो कैलोरी। लेकिन आप क्या याद करेंगे, आप याद करेंगे कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। अगर किलो कैलोरी पूछा जाएगा तो 10⁻³ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे किलो जूल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो 4.1868 किलो जूल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से कथन है वो गलत है। तो पहला क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है कि वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट है। वर्क को हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं और हीट को हम लोग लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए और बी तो करेक्ट हो गया, लेकिन हमें गलत बताना है। ऑप्शन सी देखते हैं, लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल। कन्वर्ट तो कर सकते हैं लेकिन फुल्ली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लो ग्रेड एनर्जी को फुल्ली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हाई ग्रेड एनर्जी में, लेकिन हाई ग्रेड एनर्जी जैसे वर्क को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, फुल्ली कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में। तो ऑप्शन सी में एक इसमें फुल्ली कन्वर्टेड लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन ए क्या है, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ऑप्शन बी क्या है, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑप्शन सी है, ये तो सही है लग रहा है, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सही है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ठीक है, ये भी जो है सही है। अब ऑप्शन डी देखते हैं, बोथ 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड 2 प्रॉपर्टी लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सही स्टेटमेंट में हमारा ये बी और सी है, तो यहाँ पे डी दे दिया है, तो करेक्ट हमारा ये डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 हो गया। 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से बताना कौन सा एक्सटेंसिव नहीं है। तो कौन सा एक्सटेंसिव नहीं है, इंथैल्पी ये भी है हमारा, एंट्रोपी ये भी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी ये हमारा मास से इंडिपेंडेंट, स्पेसिफिक वर्ड आ गया यानी पर यूनिट मास, तो ये मास से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा, करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 हो गया। 48 क्वेश्चन देखते हैं।
इन ए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का पूछ रहा है, तो जैसे ही क्लोज सिस्टम आया तो हम जानते हैं क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है, सिस्टम से सराउंडिंग भी, सराउंडिंग से सिस्टम भी, कैसे भी हो सकता है, दोनों तरफ से। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो पहला है एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, ये होता ही है, सराउंडिंग सिस्टम भी होता है, सिस्टम से सराउंडिंग भी होता है। तो ए तो सही है। बी क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ये भी सही है। अब सी वाला दोनों होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 इसमें बोल रहा है कि विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज गिवन बिलो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, ठीक है। टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से थर्मोडाइनमिक्स में दिखेंगे। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाता है इससे कि कौन सा इंटेंसिव है और कौन सा एक्सटेंसिव। तो आपको पूरा याद कर लेना है कि कौन सा मास पे डिपेंड करता है, कौन नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 क्वेश्चन, विच बिलो स्टेटेड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ए रिजर्वायर ऑफ हीट। ठीक है, अब देखते हैं हीट रिजर्वायर के संदर्भ में कौन सा इसमें से गलत है। तो सबसे पहला है इट हैज़ ए कांस्टेंट टेम्परेचर, सही है। ये हीट रिजर्वायर जो होता है बहुत बड़ा होता है और इसका टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसको हम लोग थर्मल बाथ के नाम से भी जानते हैं, ये भी सही है। इट हैज़ एन इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, ये भी सही है। देयर एग्जिस्ट नो रियल हीट रिजर्वायर, ये गलत है, एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा गलत है हीट रिजर्वायर के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 51 ये देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम यानी मास भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है। विच हैज़ नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। तो हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? जीरो, ठीक है, कहीं ट्रांसफ़र ही नहीं करेगा तो जीरो हो जाएगा। वर्क डन हमारा ये भी जीरो। इंटरनल एनर्जी अंदर की रिमेंस कांस्टेंट ही बनी रहेगी। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 51 हो गया। अब बढ़ते हैं 52। 52 क्या है? ए हीट इंजन यूटिलाइजेज द, ऑप्शन ए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल, लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल और मीन हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। क्यों? यहाँ पे रीजन आप पढ़ सकते हैं कि हीट इंजन, यहाँ पे तेल का मतलब वहाँ उसके फ्यूल से है, ऑयल लिखता है लेकिन आप फ्यूल समझिए इसको। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ वी टेक हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल in heat engine then oil is evaporate because the oil are volatile in nature and we do not get full efficiency of oil। यहाँ पे ऑयल देखिए फ्यूल बता दिया कि ऑयल, हम लोग ऑयल को ही फ्यूल कहते हैं। दैट्स वाई वी टेक लो हीट वैल्यू ऑयल इन हीट इंजन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी, लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। बढ़ते हैं 53। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें बताना है हमें कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप इसमें से देख करके तुरंत बता सकते हैं कि हमारा एंट्रोपी जो होगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो ऑप्शन ये 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, केवल पहला। एंट्रोपी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, बाकी सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54 है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प टू डिराइव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या बताता है? फर्स्ट लॉ हमारा इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है और सेकंड लॉ हमारा एंट्रोपी के बारे में बताता है। तो यहाँ देखते हैं
तो यहाँ एंट्रोपी के केस में बी और सी ऑप्शन देखिए, इसमें दोनों में एंट्रोपी है, तो सेकंड ला ये बताता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें एंट्रोपी नहीं है। तो बी और सी में कौन सही होगा, पहला बी और सी। तो देखिए प्रेशर, तो जो हमारा फर्स्ट ला है वो एनर्जी के बारे में बताता है, एनर्जी का प्रेशर से कोई संबंध है नहीं, तो हम लोग ये बी देखते हैं टेम्परेचर, चूँकि इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है और इंटरनल एनर्जी जो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इंटरनल एनर्जी नहीं देके टेम्परेचर दे दिया है, इनडायरेक्टली ये घुमा दिया है थोड़ा, तो आपको थोड़ा यहाँ सोचना पड़ेगा कि फर्स्ट ला इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है और इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। 54 हो गया, 55 हमारा न्यूमेरिकल है, और फिर इसको हम लोग स्किप करके नेक्स्ट लेक्चर में 56 क्वेश्चन से देखेंगे। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जितना हो सके लोगों को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।